Hello everyone, good afternoon. Welcome back to Parcham. For all those who do not know, I am Richa Sharma, co-founder of Parcham, and right now I am your tutor of current affairs. So आज हमें 3 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने हैं 18 से 20th ऑफ अप्रैल। 3 दिन इकट्ठे क्यों? क्योंकि 2 दिन से आई वॉज ऑन लीव बिकॉज ऑफ माई मेडिकल चेकअप एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल द गुड विशेस। फाइनली डायग्नोज हो गया है कि एक थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड एलर्जी है और उसका थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन हम क्लास लेने की पोजीशन में हैं। आज आपकी क्लास ज़रूर डिले हुई है, आई थिंक अराउंड 2 o'clock यू मस्ट बी वॉचिंग दिस क्लास, लेकिन कमिंग वीक से 12 noon दिन के 12 बजे आपका सेशन अब रेगुलरली आया करेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ ऑल द डिलेज एंड कैंसलेशंस ऑफ सेशंस एंड नाउ ऑन विल बी रेगुलर होपफुली। चलिए, सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया समझने से शुरू करते हैं कि चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी है, यानी कि चांद कुछ इस तरह का दिखेगा। शुक्ल पक्ष मून के बढ़ते हुए फेजेस का फेज होता है, यानी कि इस पक्ष के अंदर चांद बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है। आज का सेशन लंबा रहने वाला है, 1 hour से बड़ी क्लास रहेगी, मैं पहले ही बता दूं, बिकॉज 3 दिन के करंट अफेयर्स हैं। अगर आप एक स्ट्रेच में नहीं देख पाए तो टुकड़ों में क्लास को देख लीजिएगा, पर डू वॉच द एंटायर सेशन क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डू नॉट मिस दैट आउट। चलो पहली न्यूज़ लेंगे। 18th of April को 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे इंपॉर्टेंट डे है, कब आता है? 18 अप्रैल को। ओके, जब आप 18 ईयर्स के हो गए, याद कराने का एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूँ। 18 ईयर्स के आप हुए, आप जैसे वोट देने का आपको राइट मिलता है, 18 ईयर्स के होते हो तो थोड़े से मच्योर हो जाते हो, तो आप जाकर के हेरिटेज प्लेसेस विजिट कर रहे हो, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। तो हेरिटेज को आप 18 से एसोसिएट कर सकते हैं, या जहाँ वोटिंग देने गए वो एक हेरिटेज जैसी जगह थी। ओके, सो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है, दोनों सेम मतलब है। और थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है जी थीम, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। हेरिटेज स्ट्रक्चर्स या साइट्स, मॉन्यूमेंट्स देखने जब आप जाते हो तो आपको अलग अलग तरह की विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये इसकी थीम है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इकोमॉस, ने इस दिन की शुरुआत की थी 1982 के अंदर। सो ये जो एक्स्ट्रा इन्फो है ना, इस तरह की थोड़ी सी कि किसने शुरू किया, कब शुरू किया, ये सिविल्स वगैरह में जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, वहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। बाकी जो वनडे वाले एग्जाम के बच्चे हैं, कौन सी तारीख को कौन सा डे आता है, थीम क्या है, और अगर किसी पर्सन को डेडिकेटेड होता है तो वो आप ध्यान रख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा, अच्छे से, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन नेवी चीफ। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि ये बनेंगे नेवी के चीफ, और अब इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दिया गया है एंड ही विल टेक ओवर ऑन आफ्टर 30th अप्रैल, जब अभी जो एग्जिस्टिंग चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो सुपर एनुएट हो जाएंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी बनेंगे हमारे नए नेवी चीफ। ओके, और कब से लेंगे ये अपना कार्यभार, कब से संभालेंगे? आफ्टर 30th of April। ही विल बी रिप्लेसिंग होम? सो ही विल बी रिप्लेसिंग एडमिरल आर हरि कुमार। दिनेश त्रिपाठी याद रहेंगे, कर लीजिएगा बिल्कुल सीधे सीधे दिमाग में, ठीक है। यहीं पे पूछ लूँ, चलिए बताइए, आर्मी चीफ का नाम बता दीजिए, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम बता दीजिए, और हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, सो ICG के जो हेड हैं, इन तीनों के हेड्स का नाम बता दीजिए। इंडियन एयरफोर्स, IAR क्यों लिखा है मैंने? सो आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड को कौन हेड कर रहे हैं अभी, उन तीनों व्यक्तियों का नाम लिख दीजिए। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है एक बुक से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अच्छे से पकड़ कीजिएगा इसके ऊपर भी। सो बुक का टाइटल है जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। जस्ट अ मर्सिनरी किसने लिखी है? डी सुब्बाराव ने, दुवुरी सुब्बाराव जी, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, दुवुरी सुब्बाराव जी। सो मर्सिनरी में देखो मर्क आ रहा है, MERC, मर्सिडीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। सो सुबह सुबह हम मर्सिडीज़ में घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह मर्सिडीज़, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड जस्ट अ मर्सिनरी हैज़ बीन रिटन बाय दुवुरी सुब्बाराव, और इनकी एक मेमोयर है, यानी इनकी जर्नी पे बेस्ड, ये जो भी अपने कार्यकाल, करियर से रिलेटेड जो भी कुछ एक वाक्य इंपॉर्टेंट एपिसोड्स बता रहे हैं, उसका कंपाइलेशन है। एंड सुब्बाराव वॉज फिनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007 से 8 तक, एंड देन ही बिकेम द गवर्नर ऑफ RBI फॉर
5 years 2008 ऑनवर्ड्स, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सो दुवुरी सुब्बाराव जस्ट अ मर्सिनरी, याद रहेगा, करना ही है। आप कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। सो कौन है ये, कौन नहीं जानता इनको, हाई, हाँ, अमिताभ बच्चन जी, बिग बी और अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, 3rd एडिशन ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किनको दिया जाएगा, अमिताभ बच्चन जी को दिया जाएगा। बिल्कुल, लता मंगेशकर जी की याद में उनके परिवार ने यह अवार्ड स्टार्ट किया था, 3rd एडिशन है, और अमिताभ बच्चन विल बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। इससे पहले जो 2 एडिशंस थे किस किस को मिले, नरेंद्र मोदी जी को 2022 में, 2023 में किसको मिला, आशा भोसले, जो कि सिस्टर हैं लता मंगेशकर जी की। इसकी शुरुआत दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने की है, जो कि मंगेशकर जी की फैमिली से ही एसोसिएटेड है, और 2022 में 6 फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई लता मंगेशकर जी की डेथ के बाद में। और हर साल ये 24 अप्रैल को दिया जाता है, 24th of April। वाई? बिकॉज इस दिन मंगेशकर जी के जो फादर हैं उनका मेमोरियल डे मनाया जाता है, उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। सो 24 अप्रैल को दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का 3rd एडिशन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लें अमिताभ बच्चन जी के बारे में और लता मंगेशकर जी के बारे में। बायोग्राफी, पर्सन्स इन न्यूज़, जो आप कैटेगरी देखते हो ना, वहाँ से रिलेटेड है ये। सो अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ अक्टूबर 11, 1942 को, और अभी तक इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं, इंक्लूडिंग 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, कौन से साल में, 2015। जब साल याद करने हो ना, और 2000 या 90s के बाद के हो, 1990 के बाद के, तो आप कोई ना कोई अपनी लाइफ इवेंट से रिलेटेड या अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लाइफ इवेंट से रिलेटेड याद कर लिया करो। जैसे 2015 कुछ भी याद करना है तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, 2015 कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर लिया करो। ठीक है, सो इस तरह से पद्म विभूषण 2015 में मिला था। लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। इनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1929 में। कहाँ, इंदौर के अंदर। माता पिता जी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी एंड शेवांती। देन पहली इंडियन बनी थी लता मंगेशकर जी 74 के अंदर टू परफॉर्म एट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर, पहली भारतीय टू परफॉर्म इन दिस हॉल। देन इनको भी काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड 89 में मिला। देन 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न 2001 में मिला है इनको। शी इज़ ऑल्सो बीन गिवन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, ऑफिसर ऑफ द लेजन एंड ऑनर 2007 के अंदर। देन सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट, जिनके सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स निकले हैं, यानी इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसका गिनीज रिकॉर्ड भी इनके नाम 1974 में हुआ था, राइट। एंड डॉटर ऑफ द नेशन का अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बेस्टो किया था सितंबर 2019 में, इनके 90th बर्थडे पे, डॉटर ऑफ द नेशन। तो ये कुछ प्रोमिनेंट बातें लता मंगेशकर जी की जीवनी से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ें, उससे पहले काफ़ी सारे जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको हम बता देते हैं। आप जो भी कुछ अभी पढ़ोगे, करंट और स्टैटिक सारे पॉइंट्स हम साथ कवर करते चलते हैं। सो ये पीडीएफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारा कंटेंट होता है, तो कई बच्चे लिखते हैं हालांकि, बट आई रेकमेंड कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेली आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं परचम के टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर, चैनल के ऊपर, ओके। हिंदी का अलग मिलता है, इंग्लिश का अलग मिलता है, सो हिंदी वाले बच्चे भी वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से किसी भी रीज़न से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं डाउनलोड हो रहा, बिकॉज टेलीग्राम के अपने इश्यूज चलते रहते हैं, सो आप परचम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप इसको फ्री मटेरियल सेक्शन से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। परचम ऐप में आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में द हिंदू की वोकैब भी मिलती है, राइट, और भी स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं डेली, तो काफ़ी कुछ और सपोर्टिव मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आपको वीकली
या फिर मंथली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैगजीन चाहिए, सवाल ई बुक चाहिए, तो उसके लिए आपको parchamclasses.in ये वेबसाइट है, यहाँ जाना पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ भी बाय करते हो, डाउनलोड लिंक वहीं जनरेट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप मिस कर देते हो उस लिंक को, पेज रिफ्रेश कर देते हो, फिर आप ढूंढते रहते हो। सो अगर डाउनलोड लिंक मिस हो जाता है तो आपको मेल भी किया जाता है डॉक्यूमेंट, फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर ईमेल, अभी मैं बताऊंगी, वहाँ ईमेल करना है आपको अलॉन्ग विथ पेमेंट रिसीट एंड योर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव बॉट। ठीक है, तो मंथली मैगजीन भी आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सवाल ई बुक है जिसमें 150 से ज़्यादा MCQs विथ एक्सप्लेनेशन है करंट अफेयर के, और अगले महीने से 150 की जगह हम 200 MCQs कर देंगे, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक नया प्रोडक्ट सामने आया था आप लोग के क्विक रिवीजन के लिए, CA रफ्तार। रफ्तार में यानी स्पीड में अगर आपको अपना करंट अफेयर का रिवीजन करना है तो क्वार्टरली मोड पे, यानी हर 3 महीने की सारी करंट अफेयर बिल्कुल ब्रीफ के अंदर मेन बातें वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है 4 ई बुक्स का परचम ऐप पे। इंडिविजुअल कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है वेबसाइट पे चले जाइएगा, सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज के लिए ऐप पे जाना रहेगा। ये आपको ईमेल एड्रेस बता दिया मैंने, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हो इस टाइम इन दिनों, और नहीं तो परचम ऐप चैट पे भी चैट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम रिकॉग्निशन को ही आगे बढ़ाते हैं। अवार्ड कैटेगरी मान लीजिए, रिकॉग्निशन कैटेगरी मान लीजिए। सो 8 इंडियंस हैं, ओह आई एम सो सॉरी, टोटल 8 इंडियंस हैं, जिनमें से 5 तो इंडियन सिटीजन्स, सॉरी 3 इंडियन सिटीजन्स और 5 इंडियन मूल के व्यक्ति, यानी कहीं ना कहीं उनका इंडिया से एसोसिएशन रहा है। ओके, सो ऐसे 8 व्यक्तियों को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट में जगह मिली है। यानी टाइम मैगजीन है, उसके 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की एक लिस्ट रिलीज होती है, उसमें 3 इंडियन सिटीजन्स और टोटल 8 इंडियंस को जगह मिली है। 3 इंडियन सिटीजन्स कौन से हैं? एक ये हमारी रेसलर, ये हमारी एक्ट्रेस और ये भी हमारे एक्टर। चलो आओ देखते जाते हैं। सो 3 इंडियंस एंड 5 इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन डिसेंट, यानी कि इंडिया से उनका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, यहीं से वो निकले हैं और बाहर जाकर के सेटल हुए हैं। 3 इंडियंस कौन हैं? आलिया भट्ट, देव पटेल एंड साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक एवरीबडी नोज, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी रही थी, एंड ओलंपिक गोल्ड विनिंग रेसलर हैं। आलिया भट्ट एवरीबडी नोज, देव पटेल सब नहीं जानते होंगे लेकिन पिक्चर देख के सब पहचान गए होंगे। ठीक है, 5 इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन डिसेंट, जो इंडियन मूल के रहे हैं, यानी उनकी फैमिली या वो खुद इंडिया में जन्मे हो या यहाँ से उनका रिलेशन है। सो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्य नडेला, उनको जगह मिली है, इंडियन रूट्स हैं, है ना। देन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रियमवदा नटराजन। दार्जिलिंग एक्सप्रेस रेस्टोरेंटूर हैं, इनका रेस्टोरेंट इंडिया में नहीं है, बाहर है, आसमा खान। और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम्स ऑफिस डायरेक्टर हैं जिगर शाह। तो अगर पूछा जाए कि भाई टाइम्स मैगजीन में इनमें से कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, तो सिटीजन्स में ये 3 नाम ही आएंगे, राइट। बाकी सब इंडियन मूल के व्यक्ति हैं जो अब इंडिया में नहीं रहते। चलिए जी, देन न्यूज़ आ रही है LGBTQ+ कम्युनिटीज की एक कमिटी से रिलेटेड, और उसके जो हेड हैं वो अपॉइंट किए गए हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा, so Rajiv Gauba ji will be heading the central government committee on LGBTQ+ community. So lesbian, gay, then bisexual, trans, queer plus community जो होती है, उनके राइट्स वगैरह का हनन तो नहीं हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि एक कमेटी बननी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था। अब वो कमेटी फॉर्म की गई है और उसको हेड कौन करेंगे? राजीव गौबा करेंगे। तो ये पूरा केस समझ लेते हैं, आइए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ कमेटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटी वेलफेयर, और उसको हेड कौन करेंगे? यूनियन होम सेक्रेटरी जो अभी हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव गौबा, ये उसको हेड करेंगे। ठीक है, ये जो कमेटी सेटअप की गई है सरकार के द्वारा, इसका सजेशन किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कब दिया? ऐसे ही दे दिया कि चलो भाई एक कमेटी बना लो? नहीं, एक केस की हियरिंग थी। केस किसका, कौन सा था? सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो सुप्रियो चक्रवर्ती सेम सेक्स मैरिज
को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और ये जो पूरा केस था इसके अंदर सेम सेक्स मैरिज के लिए कंसेंट तो नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला कि भाई सेम मैरिज कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, सेम सेक्स की हो अपोजिट सेक्स की हो, इट डजंट कम इनटू द पर्व्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसलिए हम इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट नहीं देते, हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं, वो चाहें तो इसको अपनी कंसेंट दे सकती हैं लीगलाइज करने के लिए, वी डू नॉट माइंड इन दैट, ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के स्कोप ऑफ डिसीजन के अंदर नहीं आता है, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस बात करते हैं और ये किसी फंडामेंटल राइट के अंदर मैरिज नहीं आती है, ठीक है। सो लेकिन हालांकि इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई बाकी जो इनके जैसे इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था इस केस में, सुप्रियो चक्रवर्ती वाली जो प्लेंटिफ की पार्टी थी या साइड थी, उन्होंने कहा था कि हमारा आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट क्या बोलता है? प्रोवाइड्स फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, कि हमें भी समान प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमें भी सारे वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ना हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, ना सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमें बेनिफिट मिलते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है भाई, आपके लिए कमेटी बननी चाहिए जो कि स्टडी करे कि इनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं और कैसे कैसे उनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसके चलते ये पूरी जो कमेटी है दैट इज बीइंग मेड। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। सो 6 मेंबर कमेटी होने वाली है जिसको हेड करेंगे यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सो 6 मेंबर कमेटी है। सो देखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेक्रेटरी सौरभ गर्ग हैं, वो कन्वीनर रहेंगे। देन सेक्रेटरी फ्रॉम होम अफेयर्स, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्रीज, ये सारे सेक्रेटरीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए ये सारी मिनिस्ट्रीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमें सारे सेक्रेटरीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन जो जो भी प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं उनके सेक्रेटरी हमें पता होना चाहिए। जैसे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा सेक्रेटरी ऑफ यूनियन कैबिनेट राजीव गौबा हैं, तो कुछ एक मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज आपको बिल्कुल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से उठा सकते हो। नहीं तो कभी और फर्दर हम न्यूज़ में कभी पढ़ेंगे, आई प्रोवाइड यू विद द इन्फो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कमेटी का मेन मैंडेट क्या है? रेकमेंडिंग मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स। इन लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये कमेटी रेकमेंड करेगी। एंड ऑफ कोर्स जो भी नेसेसरी जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको भी हाईलाइट करेगी। LGBTQ+ क्या है ये? सो एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, ये सारे इंडिविजुअल्स, और इन सब के लिए एक कॉमन टर्म आजकल क्वेयर यूज कर ली जाती है। क्लियर हो गया पूरा मुद्दा? राजीव गौबा का नाम याद रखिएगा। अब एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पे चलते हैं और चलते हैं सिंगापुर। राइट, सिंगापुर चलते हैं। सो लॉरेंस वोंग, ये हैं लॉरेंस वोंग, 51 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल। लॉरेंस वोंग बनने वाले हैं सिंगापुर के अगले प्राइम मिनिस्टर, मई के अंदर बनेंगे। सो लॉरेंस वोंग टू टेक ओवर एज सिंगापुर्स प्राइम मिनिस्टर ऑन May 15। लॉरेंस वोंग, लॉरेंस वोंग। सिंगापुर, लॉरेंस वोंग कैसे याद रख सकते हो? देखो, सिंगापुर से आप सिंग ले लीजिए, लॉरेंस से लॉ ले लीजिए। गाने ऐसे ही नहीं होते कि आप बाथरूम में गाना गा रहे हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेज पे गाना गाना है तो बहुत सारे नियम कायदे कानून है ना, गीत के भी सुर ताल में होने चाहिए। लॉ है सिंगिंग में भी, सो ऐसे याद रखिए, सिंगिंग में भी लॉ इन्वॉल्व होती है। सो सिंगापुर के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? लॉरेंस वोंग बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? किसको रिप्लेस करेंगे? ये सक्सीड करेंगे ली जेंग लूंग को, ली जेंग लूंग को। ओके, सिंगिंग में लॉ है और सिंगिंग के लिए लौंग खाओ, गला अच्छा रहता है, तो लूंग, लूंग को रिप्लेस करेंगे। छोटे छोटे से हिंट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, क्या नाम है? अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल। नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल को अपने नए डायरेक्टर मिले हैं, और वो कौन हैं? दैट इज ही इज अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस जी रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से और अब नेशनल जुडिशियल अकेडमी, जो कि कहाँ है? भोपाल में है, उसको डायरेक्टर के तौर पे लीड करेंगे। एक 1 पॉइंटर न्यूज़ थी। चलिए अब एक सैड डिमाइज देखते हैं, यानी एक दुखद निधन किसी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति का हुआ है। इंडियाज ओल्डेस्ट फाइटर पायलट, अभी तक जितने भी फाइटर पायलट्स इंडिया में, सबसे पुरानी पीढ़ी बोल दीजिए, है ना, वेटरन जो हम कहेंगे, तो उनमें से ओल्डेस्ट फाइटर पायलट जो जिंदा थे, अब उनका भी निधन हो चुका है। स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजिथिया,
दलीप सिंह मजीठिया जी। सो ही इज नो मोर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दलीप सिंह मजीठिया जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो हमारी कौन सी आर्म्ड फोर्स को सर्व करते थे? सो इंडियन एयरफोर्स आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के ओल्डेस्ट लिविंग पायलट थे और इनका जन्म 27 जुलाई 1920 में हुआ था। कहाँ? शिमला के अंदर, राइट। और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं एंड ये फ्लाइट कमांडर थे रिनोन्ड 4th स्क्वाड्रन के, द फाइटिंग ऊरियल्स। इनके स्क्वाड्रन का क्या नाम था? द फाइटिंग ऊरियल्स। 1942 से 43 बर्मा के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है जी, चलिए नाउ अब हम आते हैं एक इंडेक्स के ऊपर, राइट। इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट्स वाला एक सेक्शन हम पढ़ते हैं ना, सो उसमें हम बात कर रहे हैं स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स एक रिपोर्ट सामने लाता है या इंडेक्स सामने लाता है और इसके बेसिस पे जो रैंकिंग रेटिंग होती है ना, कहा जाता है ये एयरपोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर है। अगर आप इसकी लिस्ट में अच्छे रैंकिंग ले आओ तो आपको ऑस्कर मिला है, टॉप कर जाओ तो। सो स्काई ट्रैक्स की एक इंडेक्स सामने आई जिसके हिसाब से द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया की लिस्टिंग की गई है और उसमें RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हैदराबाद। सो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। उसने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड बाय स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स की तरफ से बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने जीता है। ऑलराइट, और ये अनाउंसमेंट कहाँ किया गया? ये एक पैसेज टर्मिनल एक्सपो 2024 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में चल रहा था, वहाँ अनाउंसमेंट किया गया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही ध्यान रखिएगा कि ना सिर्फ इंडिया में पर पूरे साउथ एशिया में 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का खिताब किसने जीता? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने जीता है। स्काई ट्रैक्स ने एक और इंडेक्स रिलीज किया, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, मतलब एक और अवार्ड दिया गया है। इंडेक्स बोल दीजिए, अवार्ड बोल दीजिए। सो ये नोबेल प्राइज है ना, कभी पूछ लिया जाए एयरलाइंस कैटेगरीज में नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? स्काई ट्रैक्स के अवार्ड्स को कहा जाता है। सो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, दोहा का हमाद वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। पहली बार अब चांगी एयरपोर्ट जो है ना सिंगापुर का, काफ़ी सालों बाद उसको पीछे छोड़ा है किसने? दोहा के हमाद एयरपोर्ट ने, और ये बना है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट। ओके, दोहा का हमाद एयरपोर्ट। Let's go through it. So Doha's Hamad International beat 12 time winner. कितनी बार जीता था पहले सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट? ये 12 टाइम विनर रहा था। अब चांगी एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इस जो लिस्ट अभी आई है बेस्ट एयरपोर्ट्स की टॉप 100, उसमें इंडिया से 5 एयरपोर्ट्स का नाम शामिल है। पहले वो देख लेते हैं। सो दिल्ली 36 पे है, मुंबई क्लोज टू 195 के ऊपर है, बेंगलुरु 59, हैदराबाद 61 और मोपा, जिसको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ गोवा नया नाम दे दिया था ना, सो ये 92 रैंक पे है। सो दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड देन मुंबई एयरपोर्ट, ये 5 एयरपोर्ट टॉप 100 के अंदर स्काई ट्रैक्स में आ रहे हैं बेस्ट एयरपोर्ट्स इन दी वर्ल्ड में। और टॉप पे आया दोहा का हमाद, फिर सिंगापुर का चांगी और सियोल का इंशियोन, ये बेस्ट 3 एयरपोर्ट्स रहे। ठीक है, स्काई ट्रैक्स के दोनों अवार्ड्स क्लियर है। चलिए, जीआई टैग रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जो जीआई टैग रजिस्ट्री ऑफिस है वो जीआई टैग्स दिए जा रही है, सर्टिफिकेट दिए जा रही है और हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ रहा है। और अब ये जो सिलसिला है ये बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो चल रहा है ना, उसके चलते काफ़ी सारे जीआई टैग के एप्लीकेशंस लगाए जा रहे हैं। सो अब कहाँ से जीआई टैग मिले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 6 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है और अब उत्तर प्रदेश मैक्सिमम जीआई टैग होल्ड करने वाला स्टेट बन गया है। टोटल कितने जीआई टैग्स हैं अभी उत्तर प्रदेश के पास? 75। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है बता दो, चलो लिखो। सेकंड मोस्ट जीआई टैग कौन से स्टेट के पास अभी हैं और कितने हैं? राइट। सो जीआई टैग टू बनारस तिरंगी बर्फी, काशी, पहले काशी कहा जाता ना, सो काशी की तिरंगी बर्फी या बनारस तिरंगी बर्फी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से खिलाई जा रही है, क्योंकि 3 रंग की है तो इंडिया की सिग्निफिकेंस के भाई तिरंगा फहरा नहीं सकते तो खिला तो सकते हैं। सो बनारस की तिरंगी बर्फी और 5 अदर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तिरंगी बर्फी आ गई काशी या बनारस की,
ठीक है। उसके अलावा बनारस से एक और प्रोडक्ट है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। देन लखीमपुर खेड़ी की थारू एम्ब्रॉयडरी है, बरेली की केन और बैम्बू क्राफ्ट है, बैम्बू और केन से जो चीज़ें बनती हैं, और बरेली की ही जरदोजी क्राफ्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिलकुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूपी से जीआई टैग मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, तिरंगी बर्फी। सो ऐसे नहीं पूछा जाएगा बनारस की तिरंगी बर्फी को कहाँ से जीआई टैग मिला, एग्जामिनर इतना बुद्धू थोड़ी है, वो पूछेगा तिरंगी बर्फी कहाँ से जीआई टैग है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और अब जाकर के यूपी के अंदर 75 जीआई टैग हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 2008 और 9 में सिर्फ एक जीआई टैग था। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जीआई टैग कौन सा था? इलाहाबाद सुरखा अमरूद। इलाहाबाद के सुरखा अमरूद अंदर से लाल होते हैं जो, है ना। सो सुरखा अमरूद कहाँ से जीआई टैग्ड है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जीआई टैग्ड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो अब स्टेट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़े स्टेट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 अगली न्यूज़ हम स्टेट से लेंगे। मध्य प्रदेश लीड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सो मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, सबसे आगे चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर। और ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 COP 28 हुआ था। कहाँ हुआ था ये? दुबई UAE के अंदर। उसी के पैरेलली हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया था कि अगर आप एनवायरनमेंट को संरक्षित करने, पेड़ लगाने या ग्रीन इनिशिएटिव्स करते हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, लाइफ इनिशिएटिव भी चालू किया गया था, गवर्नमेंट्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। इसी के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू ग्रीन क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंसेंटिवाइज करना स्टेट्स को। अगर वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं, या फिर ऐसा एरिया जो वेस्ट लैंड है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, तो वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, राइट। कार्बन एमिशन कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बढ़ा रहे हैं, ग्रीन कवर को बढ़ा रहे हैं। सो इन सबको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था। और उसके अंदर लीड कौन सा स्टेट कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में देखो वैसे भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है ना, तो सीधा सीधा एसोसिएशन हम कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के पास 954 हेक्टेयर्स ऑफ अप्रूव्ड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर प्लांटेशन ग्रीनिंग एक्सरसाइज है। ओके, सो 954 हेक्टेयर जो उन्होंने डिग्रेडेड लैंड था, लेकिन उसका अप्रूवल मिल गया कि आप यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा एरिया वो प्लांटेशन के अंडर में डालेंगे। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है इस ग्रीन इनिशिएटिव में? तेलंगाना, छत्तीसगढ़ थर्ड पे, गुजरात फोर्थ पे, असम फिफ्थ पे, ठीक है। हर एक के हेक्टेयर याद रखने की जरूरत नहीं है। MP टॉप कर रहा है, इतना ध्यान रख लीजिए, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। चलिए जी, अब केरला की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश हरियाली में अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब केरला इंट्रोड्यूस करने जा रहा है SOPs। व्हाट आर SOPs? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कि अगर कोई भी आपको काम करना है तो उसका एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए, पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट होते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ये प्रॉब्लम हो गई तो अब हमें क्या करना है। डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं होते कि एक इंसान भी वही काम कर रहा है, दूसरा इंसान भी वैसा ही कुछ काम करने लग गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट होते हैं तो सबको पता होता है ये इशू आ रहा है तो इस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो केरला इंट्रोड्यूस करेगा SOPs किसमें? अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। तो अब हमें वन हेल्थ इनिशिएटिव समझना पड़ेगा। वन हेल्थ इनिशिएटिव, पहले तो देखो वन हेल्थ मतलब हमारी इंसानों की हेल्थ की बात करें, एनिमल्स की, प्लांट्स की हेल्थ की बात करें या पूरे इकोसिस्टम की बात करें, वो एक ही है। क्योंकि अगर एनिमल्स हेल्दी रहेंगे तो उनसे हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, एनिमल्स और हम ठीक रहेंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ठीक रहेगा, पूरा इकोसिस्टम ठीक रहेगा तो एनिमल्स और ह्यूमंस ठीक रहेंगे। तो ये जो हेल्थ है ये एक सिंगल एस्पेक्ट की तरह देखा और ट्रीट किया जाना चाहिए। कीपिंग एवरीबडी हेल्दी एंड सेफ इज द रैशनल बिहाइंड वन हेल्थ। अब ये प्रोग्राम क्या है केरला में किसने शुरू किया, ये सब थोड़ा समझते हैं। वन हेल्थ प्रोजेक्ट अभी करंटली केरला में चल रहा है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एडेड रीबिल्ड केरला प्रोजेक्ट। किसकी तरफ से फंडेड है ये? वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडेड एडेड एक प्रोजेक्ट है जो कि केरला में चलाया जा रहा है और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके ऊपर फोकस है ताकि हेल्थ एरियाज के अंदर काम किया जा सके। आलापुजा,
पथनमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। सो अब केरला ने क्या किया कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वन हेल्थ इंश्योर करनी है कि सब हेल्थी रहें, तो उन्होंने SOPs बनाने शुरू किए हैं, जिसमें कम से कम 8 डिजीजेस ऐसी हैं कि अगर ये डिजीज़ का स्प्रेड होता है, पहली चीज़ तो प्रिवेंट किया जाए, ये डिजीजेस हो ही ना। इंसानों की डिजीज़ भी है इसके अंदर, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है, जानवरों की डिजीज़ भी है, बर्ड्स की डिजीज़ भी, इंसानों की भी है, जैसे डेंगू हो गया, जैसे क्या था, हेपेटाइटिस हो गया, राइट, एंसेफेलाइटिस हो गया, इस तरह की बीमारियां हैं। तो कैसे उनको प्रिवेंट करें, उसके SOPs, अगर हो गया है ये बीमारियां आ गई हैं तो फैले ना, उनके लिए SOPs, ये सब केरला बना रहा है। गॉट इट। एंड ये प्रॉब्ली पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के आउटब्रेक को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज करने के लिए स्टेट लेवल पे SOPs बनाए जा रहे हैं। वरना क्या होता है, नेशनल लेवल पे बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं, स्टेट लेवल पे पहली बार केरला SOPs बना रहा है वन हेल्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो सो रामलला का सूर्य तिलक, हाँ जी, रामनवमी जब पड़ी थी 17 अप्रैल को आई थी, राइट। सो रामनवमी पे हमने देखा कि रामलला के ललाट पे यानी माथे पे सूर्य तिलक यानी सूर्य की सीधी किरणें पड़ी थी। और उसके पीछे जो साइंस है थोड़ा वो समझ लेते हैं, बिकॉज रामलला का जो मंदिर है वो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जो मूर्ति है वो ईस्ट फेसिंग नहीं है, तो नेचुरली सन की रेज नहीं पड़ सकती उनके माथे पे, राइट। सो उसके लिए जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत विज्ञान लगा करके, साइंस लगा करके और पूरा सिस्टम मिरर्स और लेंस का तैयार किया, जिससे सनरेज सीधे फोरहेड पे रामनवमी पे हर साल रामलला के माथे पे पड़ी। तो ये थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे है, बेंगलुरु बेस्ड IIA, ओके। और ये फर्म है जिसने सूर्य तिलक अयोध्या में पॉसिबल करवाया है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये देखिएगा, ये मूर्ति जो है वो बहुत ब्लर दिख रही है बिकॉज फोकस सारा लाइट के ऊपर है। सो सूर्य की सीधी किरणें फोरहेड पे कैसे आनी पॉसिबल हो पाई। सो IIA ने पॉसिबल किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कहाँ है ये, बेंगलुरु, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेस्ड इन बेंगलुरु। इसने क्रूशियल रोल प्ले किया है इन ब्रिंगिंग सनलाइट ऑन द फोरहेड ऑफ श्री रामलला। अब देखिए ये किसके अंडर में आता है इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और ठीक 12 बजे इस बार रामनवमी पे, ये इंग्लिश कैलेंडर से डेट फिक्स नहीं है कि 17 अप्रैल को ही आएगी, राइट, क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से जो हम तिथि देखते हैं ना स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से सनरेज डिसाइड होंगी कि रामनवमी जब हमारे ल्यूनर कैलेंडर के, नेशनल कैलेंडर के हिसाब से रामनवमी आएगी, उसी दिन ये सनरेज ला पाना पॉसिबल होगा, जो कि चैत्र मंथ के अंदर आती है। चलो मुझे रामनवमी की तिथि बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी राम नवमी कौन सी तिथि पे पड़ती है ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से, बताइएगा। सो इंग्लिश कैलेंडर जो है वो श्री रामनवमी की जो डेट है वो अलग अलग वेरी करवाएगा, लेकिन क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से फिक्स होती है, उस दिन सन की पोजीशन फिक्स होती है और उसी के हिसाब से सारी सेटिंग की जाती है। कैलकुलेशन जो है वो ये बताती है कि हर 19 साल बाद ये जो डेट्स हैं रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इंग्लिश कैलेंडर डेट्स जो हैं वो हर 19 यानी 19 ईयर्स बाद रिपीट होंगी। तो वो जो पूरा सेटअप किया गया है कि कितना कितना आप एंगल घुमाओगे ताकि वो फोरहेड पे पड़े, वो एवरी 19 ईयर्स के बाद साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह का कुछ सिस्टम किया गया है। यहाँ पे सन है तो वो लेंस 1, देन टोटल जब फाइनल ये पूरा सिस्टम सेटअप किया जाएगा, अभी तो टेम्प्रेरी किया गया बिकॉज मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, जब फाइनल सेटअप हो जाएगा तो 4 लेंसेज और 4 मिरर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि सन रेज फोरहेड पे पहुंच सके रामलला की मूर्ति पे। सो लेंस 1, फिर मिरर 1, मिरर 2, लेंस 2, इस तरह से पूरा सिस्टम करके। पेरिस्कोप कभी स्कूल में बनाया था कि अगर आप दीवार के इस तरफ हो और आपको उस तरफ की चीज़ें देखनी हैं तो कुछ जेड शेप टाइप का एक पेरिस्कोप हम बनाते थे, उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि ये है जिसके थ्रू ये रेस को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। सो टेम्पल क्योंकि अभी फुली कंप्लीट नहीं है, अभी 4 मिरर और 2 लेंस इस्तेमाल किए गए हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा 4 मिरर्स एंड 4 लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम जो बनाया किसने है, ये जो पूरा सिस्टम है इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाया तो IIA फिजिक्स का दिमाग है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो किया गया वो इम्प्लीमेंटेशन किया है CSIR के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, CSIR CBRI ने। सो बनाया इंडियन IIA ने, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सिस्टम बनाया है। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? CSIR के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और ये आइडिया IIA का था, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, एक है कि पूरी टेक्नोलॉजी डिवाइस करना, कितने एंगल पे क्या चीज़ लगेगी, वो IIA ने किया है। फिर इसकी एक्चुअली में डिज़ाइनिंग करना, वो डिज़ाइनिंग ऑप्टिक्स बेंगलुरु ने की है। और फिर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये किसने किया है? CSIR के CBRI ने किया है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहे थे। क्लियर हो गई न्यूज़? चलिए बढ़े आगे। अगली न्यूज़ आ रही है जी DD नेशनल, जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन का ये DD न्यूज़ हम देखते थे ना बचपन में, जब हम देखते थे तब कलर अलग था, ब्लू था, फिर ये वाइब्रेंट एकदम ब्राइट रेड हो गया। अब इसको चेंज करके सैफरन कलर का कर दिया गया है इस लोगो को, और इसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी स्पार्क हुई है। ठीक है, तो DD न्यूज़ ने अडॉप्ट किया है न्यू सैफरन लोगो बिफोर द पोल्स। और किससे चेंज हुआ ये कलर? रूबी रेड से वाइब्रेंट सैफरन किया गया है। ओके चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज़ आ रही है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिसमें हम फूल फल सब्जियां उगाते हैं। सो हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सिडी स्कीम, हॉर्टिकल्चर में सब्सिडी देने के लिए एक स्कीम को लाया गया है। क्या है वो स्कीम? CDP सुरक्षा, CDP सुरक्षा। सो CDP सुरक्षा में जो सुरक्षा है ये क्या है और CDP क्या है ये समझने की जरूरत है। CDP है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर्स होते हैं अलग अलग, उनमें हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सुरक्षा सब्सिडीज लाई गई हैं। सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। सो बागवानी से रिलेटेड, बागवानी का प्रोडक्शन और बढ़े, यानी हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स का प्रोडक्शन और बढ़े, इसके लिए ये सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू CDP सुरक्षा। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये है क्या बेसिकली? ये एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट क्विक सब्सिडीज पहुंचानी है अगर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के खातों में तो उनको पहुंचाई जा सकती हैं। और अगर हम इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। ये 33% एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्चर देता है, यानी पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और टोटल प्रोडक्शन अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का देखें रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ऊंचा गया है। 2010-11 में 240.53 मिलियन टन्स था, ये बढ़ के 334.60 मिलियन टन्स हो गया है 2021 के अंदर। सो हॉर्टिकल्चर एक बूमिंग इंडस्ट्री है, एक बूमिंग सेक्टर है, और उसी में और सब्सिडीज देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हॉर्टिकल्चर अपनाएं, उसके लिए CDP सुरक्षा चालू की गई हैं सब्सिडीज। क्लियर हो गई न्यूज़? चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं, और अब हम मूव कर रहे हैं रेलवेज की तरफ, बुलेट ट्रेन्स की तरफ। इंडिया टू अनवील 250 mph माइल्स पर आवर बुलेट ट्रेन बिल्ट ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म। सो वंदे भारत प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्हीं पे दौड़ेंगी बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन्स। कितनी गति से? 250 mph की गति से। यहीं पे मेरा पहला सवाल, बताइए सबसे पहली बुलेट ट्रेन इंडिया में कौन से रूट पे दौड़ेगी? 2026 तक एक्सपेक्टेड है ये, राइट। जापान की असिस्टेंस से बन रही है, ये भी मैं बता दूं। बताइए मुझे कहाँ से कहाँ तक, कौन से रूट पे दौड़ने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन? बाय 2026 एक्सपेक्टेड है। राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म इंडिया टू अनवील 250 mph बुलेट ट्रेन, और ये इंडिजिनसली बिल्ड बुलेट ट्रेन होगी, ये जो हम बात कर रहे हैं। सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न कॉरिडोर्स जो हमारे हैं उनके ऊपर दौड़ेगी, और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ऑलरेडी बुलेट ट्रेन जिसके ऊपर काम चल रहा है जापान की असिस्टेंस से, वो वेस्टर्न कॉरिडोर पे चल रहा है। बाकी जो रिसेंट कॉरिडोर्स हैं, मैंने कहीं तो लिखा होगा, ये रहा, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कॉरिडोर्स जो है रिसेंटली अनाउंस किए गए, उनके ऊपर ये बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी दौड़ेंगी। अभी इंडिया में इनका प्रेपरेशन लॉन्च चल रहा है। सो इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इंडिजिनस बुलेट ट्रेन जो कि 250 किलोमीटर्स पर आवर, माइल्स पर आर है वो, किलोमीटर्स पर आर नहीं है, mph है या किलोमीटर पर आर है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया, मुझे देखना पड़ेगा। सो वहाँ पे दौड़ेगी, और इसको कौन बनाएगा? इंडिजिनसली है, यानी भारत में ही बनेगी। कौन बनाएगा? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये इंडिया में ही इन ट्रेन्स को बनाने वाली है। और इनकी स्पीड, अभी तक इतनी स्पीड पे कोई भी ट्रेन भारत में नहीं चल रही है, उनको ही पीछे छोड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस बुलेट ट्रेन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो बुलेट ट्रेन 250 mph माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली बहुत जल्द इंडिया विटनेस करेगा, भारत में ही बनी हुई।
चलिए जी अब मूव करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ, और तीन न्यूज़ आई थिंक हमको स्पोर्ट्स कैटेगरी से डील करनी है। सबसे, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये तो ओलंपियाड है, कोई बात नहीं, मैथ्स का ओलंपियाड है ये स्पोर्ट्स नहीं है। सो इंडिया क्लिंचेस 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल्स एट 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024, जो कि कहाँ हुआ, जॉर्जिया के अंदर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, एक बार देखने जैसी न्यूज़ है। सो इंडिया ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किसमें, 13th एडिशन हुआ यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियाड का, ठीक है। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, 4 गर्ल्स हमारे इंडिया से गई थी पार्टिसिपेट करने, चारों ने कोई ना कोई मेडल लिया है, 2 ने सिल्वर 2 ने ब्रॉन्ज जीता है। जॉर्जिया के अंदर ये ओलंपियाड हुआ। सिल्वर मेडल लाने वाली गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचा को नाम याद रखने की मेरे ओपिनियन में ज़रूरत नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल लैरिसा और साई पाटिल लेकर के आई हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में सबसे पहले चलते हैं टेनिस की दुनिया में। स्टीफानोस तित्सिपास, इन्होंने जीता है मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000 फॉर द 3rd टाइम, तीसरी बार इनके करियर में, अभी तक तीसरी बार स्टीफानोस तित्सिपास ने जीत लिया है मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000 ATP इवेंट है। सो स्टीफानोस तित्सिपास विंस मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000 फॉर 3rd टाइम। और इन्होंने ये कहाँ के हैं खिलाड़ी, ग्रीस के हैं। किसको हराया, इन्होंने हराया कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के हैं। और तीसरी बार इन्होंने ये इवेंट जीता है। तो पहले 2 बार कब जीता है, 2021 एंड 22 के अंदर स्टीफानोस तित्सिपास ने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000 इवेंट अपने नाम, टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, ठीक है। तित्सिपास याद रहेगा। मॉन्टे कार्लो की स्वेटर्स आते हैं ना, कंपनी है ना वूलन्स और कपड़ों की, अपैरल की, तो ऐसे आप कर सकते हो, मॉन्टे कार्लो अपने पास रखो, याद रखने के लिए एक हिंट हो सकता है। देन हम आते हैं 250 IPL मैचेस खेलने वाले रोहित शर्मा से रिलेटेड न्यूज़ है कि रोहित शर्मा बिकम्स सेकेंड प्लेयर टू प्ले 250th गेम इन IPL। 250th गेम IPL में खेल लिया है इन्होंने। और इससे पहले, ये सेकंड प्लेयर है, इससे पहले कौन थे, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। कौन सा मैच था जिसमें 250th, ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने बना लिया, 250th गेम इन IPL खेलने वाला, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने ये 250th मैच खेला IPL के अंदर, और सेकंड प्लेयर बन गए हैं इस पूरी IPL की हिस्ट्री में। इनसे पहले CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र धोनी जो हैं वो फर्स्ट प्लेयर बने थे। मुझे बताइए रोहित शर्मा कौन सी टीम के लिए खेलते हैं IPL में, राइट डाउन विच टीम ही रिप्रेजेंट्स, ओके। देन 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 250 के थोड़ा पास हैं, जैसे कि दिनेश कार्तिक 249 मैच गेम्स इन्होंने खेले हैं, विराट कोहली ने 244 खेले हैं। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा 6500 रन बनाने वाले IPL में 4th बैट्समैन भी या बैटर भी बन जाते हैं। ये बैटर टर्म क्यों आने लग गया, पहले हम बैट्समैन बोलते थे बिकॉज बैट्स वुमेन भी तो होती है, तो इसलिए हम बैटर यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है जी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 6500 रन भी इन्होंने पूरे कर लिए हैं एंड सेकंड प्लेयर बन गए हैं 250 गेम्स पूरे करने वाले, पहले थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑलराइट, अब हम बढ़ेंगे साइंस टेक और डिफेंस की तरफ, ठीक है। साइंस टेक में सबसे पहले हम स्पेस रिलेटेड न्यूज़ लेते हैं और चलते हैं इसरो के पास। इसरो ने कहा है कि हम एम कर रहे हैं, इंडिया ने या इसरो ने कहा है दैट वी आर एमिंग टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस मिशन बाय 2030। जो हमारे स्पेस मिशंस जाते हैं और उसके बाद जो उनकी डेब्री या जो उनका लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, हम नहीं चाहते ऐसे हम डेब्री या कचरा छोड़ें एटमॉस्फेयर में, और इसलिए हम डेब्री फ्री स्पेस मिशंस टारगेट कर रहे हैं 2030 तक अचीव करने का, ठीक है। इसरो एम्स टू मेक स्पेस मिशंस डेब्री फ्री बाय विच ईयर 2030। और जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने कहाँ किया काफ़ी देर बोला है तो खांसी ट्रिगर हुई है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी की एनुअल मीटिंग बेंगलुरु में चल रही थी, वहाँ इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एक और पोजीशन होल्ड करते हैं, वो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ठीक है। और इंडिया एक और चीज़ प्लान कर रही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन, और वो कब तक प्लान करिए 2035 तक प्लान करिए। अभी हमारे पास ऐसा स्पेस स्टेशन नहीं है। 2035 तक स्पेस स्टेशन, 2030 तक डेब्री फ्री स्पेस मिशंस। चलिए अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है कि एक बहुत मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है।
मैसिव ब्लैक होल, जो हमारा सन है उससे 33 गुना बड़ा ब्लैक होल और अर्थ के थोड़ा नज़दीक है। सो सेकंड नियरेस्ट ब्लैक होल है ये अर्थ से। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल फाइंड किया है 33 टाइम्स मोर मैसिव दैन आवर सन, और उसको क्या नाम दिया गया है, गया BH3, गया BH3 ये नाम दिया गया है। सो एस्ट्रोनॉमर्स जो कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी गया के एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने स्पॉट किया है मिल्की वे का मोस्ट मैसिव ब्लैक होल। हमारी जो गैलेक्सी है कौन सी है, आकाशगंगा, मिल्की वे, उसका सबसे बड़ा ब्लैक होल है, 33 टाइम्स बड़ा है सन से और हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है। इसको हमने गया BH3 नाम दिया है। सेकंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल है ये अर्थ से, और कौन से कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, जो सितारों का समूह होता है कॉन्स्टलेशन, एक्विला का, जिसका मतलब एक्विला कॉन्स्टलेशन का ये हिस्सा है। और ये जो गया वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ईगल, चील, ईगल। अब हमने बोला सेकंड क्लोजेस्ट है अर्थ से ये, तो क्लोजेस्ट ब्लैक होल कौन सा है, गया BH1, गया BH1। ये जो आपने देखा ना, दिस इज क्लोजेस्ट टू अर्थ और ये हमारा सेकंड क्लोजेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट है मिल्की वे का। गॉट इट। चलिए डिफेंस सेक्शन की तरफ रुक करें। सबसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह हमको थोड़ी पढ़नी है, तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनी हुई यानी भारत में ही बनाई गई क्रूज मिसाइल है और उसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया DRDO ने ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। राइट, अब यही मुझे बता दीजिए, हम वेस्ट बंगाल में इसी तरह का एक फ्लाइट टेस्ट करने के लिए साइट डेवलप करने जा रहे हैं। आई थिंक पिछले महीने हमने न्यूज़ में पढ़ा था, और वो साइट कहाँ बन रही है, ठीक है, वो जगह आप मुझे लिख करके बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो DRDO ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी तक जाकर के गिरेगी, सबसोनिक मतलब ये स्पीड से रिलेटेड है, राइट। सो साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की स्पीड से कम स्पीड वाली जो मिसाइल्स होती हैं उनको सबसोनिक कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगी। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी भारत में ही निर्मित टेक्नोलॉजी की क्रूज मिसाइल, और इसका टेस्ट किया गया चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। जैसे ओडिशा में चांदीपुर जो है, यहाँ से हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से वेस्ट बंगाल में कौन सी नई साइट है जो डेवलप कर रहे हैं हम। इस टेस्ट में सारे सब सिस्टम्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, ये सब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम इन्होंने कर दिया। ये जो मिसाइल है जिसको हमने क्रूज मिसाइल जिसको हमने टेस्ट किया, इसको डेवलप किसने किया है, DRDO की बेंगलुरु बेस्ड लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADE, इसने इस मिसाइल को बनाया। और इसमें जो इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम है जिसकी वजह से ये आगे मूव करती है, उसको डेवलप किया है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE ने। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। हमारा जो DRDO है उसके चेयरमैन एंड डिफेंस R&D, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी ये सेम पर्सन है, समीर V कामत। तो समीर कामत जी DRDO के चेयरमैन तो हैं ही, सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे आके मत रुक जाइएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी याद रखिएगा। चलिए अब जो मैं आपको बोल रही थी सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स में थोड़ा मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। देखिए इन दोनों में मेन जो डिफरेंस आता है वो इनकी स्पीड से रिलेटेड आता है, बेस्ड ऑन द स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की जो स्पीड है वो 1 मैक मानी जाती है। सो सुपरसोनिक मिसाइल, सुपर जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज जाती हैं, फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक से 5 मैक के बीच में। ठीक है, और 1 मैक करीब 1235 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है। सबसोनिक मिसाइल, सब यानी कम, तो साउंड की जो स्पीड है उससे नीचे, सो अप टू 0.8 मैक या स्लोअर जो मिसाइल्स होती हैं उनको हम सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। दोनों में इतना डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। और यूजुअली सबसोनिक मिसाइल जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है, और जो फास्ट जाती हैं वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है, कंपेयर अगर हम सुपरसोनिक और सबसोनिक में कंपेयर करें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस मिसाइल्स टू फिलीपींस। सो हमारा पहला ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जा चुका है और कहाँ गया है? फिलीपींस गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज शुक
करके जाने वाली। ओके, सो इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स टू, कौन से देश गए हैं? फिलीपींस गया है। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, राइट और ये मिसाइल किसने बनाई है? ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। जनवरी 2022 के अंदर ये जो दो देश हैं हमारे बीच में डील हुई थी, इंडिया और फिलीपींस के बीच में, करीब 375 मिलियन US डॉलर्स की, जिसके तहत हमको फिलिपीन मरीन्स जो है यानी जो उनकी नेवी है उनको 3 बैटरीज ऑफ मिसाइल्स देनी थी। बैटरी मतलब मिसाइल की बैटरीज नहीं, बैटरीज आर बेसिकली एक तरह से आप ग्रुप मान लीजिए, मिसाइल का ग्रुप है। सो ब्रह्मोस की बैटरी की अगर हम बात करें तो 4 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स हैं, 4 लॉन्चर्स हैं, ओके और हर एक लॉन्चर में 3 मिसाइल्स हैं, ठीक है। सो ये एक बैटरी बनी, ये सब क्या है? ये एक बैटरी है और हमें ऐसी कितनी बैटरीज देनी थी? ऐसी 3 बैटरीज हमको फिलीपींस को देनी थी। अब समझ में आ गया, राइट। तो ये हमने उनके साथ में डील की थी 375 मिलियन US डॉलर्स की और उसके तहत हमने हमारा पहला जो कंसाइनमेंट है एक्सपोर्ट का वो भेज दिया है। टोटल हमने जो टारगेट लिया है डिफेंस एक्सपोर्ट का, कि इंडिया में कुछ हम बना रहे हैं और उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, तो हमने 24-25 का 30,000 करोड़ का टारगेट लिया है। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 32.5% लास्ट फिस्कल ईयर से हम ऊपर उठे हैं। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो मार्केट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। सो ब्रह्मोस मिसाइल हमने कौन से देश को भेजी हैं? फिलीपींस को भेजी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा फटाफट से देख लो। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नंबर 1। इंडिया के DRDO और रशिया के एनपॉम, इनके बीच में जॉइंट वेंचर से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी। इनका जो नाम है ना ब्रह्मोस, सो ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा, ये जो रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्रा हमारी इंडिया की है, मोस्कवा रशिया की है, इससे नाम आया है। लैंड, सी, सब सी, एयर, कहीं से भी आप इनको लॉन्च कर सकते हो और दाग दो और भूल जाओ, मतलब ये अपने आप टारगेट पे जाके हिट कर जाएंगी। इनकी रेंज अभी 450 किलोमीटर्स है, लेकिन इनकी रेंज बढ़ाने के ऊपर काम चल रहा है। 600 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड तक की रेंज अचीव करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दिस इज ब्रह्मोस मिसाइल फॉर यू पीपल। सो अगली खबर भी आ रही है DRDO यानी नेवी के सेक्शन, मतलब हमारे डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड। सो स्पेस टेस्टिंग हब सेटअप बाय DRDO फॉर इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इन केरला। केरला के अंदर हमने एक ऐसा स्पेस टेस्टिंग हब इनॉग्रेट किया है जो कि सोनार टेक्नोलॉजी टेस्ट करने में हमारी मदद करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं? सोनार, साउंड से रिलेटेड। अभी मैं बताती हूँ सोनार क्या। सो स्पेस का फुल फॉर्म आई टेल यू राइट नाउ, लेकिन हमारी जो इंडियन नेवी है वो पानी के नीचे जो भी हमारे साउंड वेव से रिलेटेड टेस्टिंग है, कि अगर सामने से किसी सबमरीन ने मिसाइल वगैरह डाल दी है तो वो हम साउंड वेव से डिटेक्ट करते हैं कि हमारी तरफ कोई हमला तो नहीं आ रहा, खतरा तो नहीं आ रहा, पर इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम टेस्टिंग कर सकें। हमने भी अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाई है पानी के नीचे के लिए बनाई है तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो उसको टेस्ट करने के लिए स्पेस टेस्टिंग हब सेटअप किया गया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। कहाँ किया है? केरला के अंदर किया है, ठीक है। अब ये न्यूज़ समझ लेते हैं डिटेल के अंदर, आ जाओ। सो स्पेस टेस्टिंग हब, पहले स्पेस की फुल फॉर्म देख लो। सबमर्सिबल यानी पानी के नीचे जाने वाला प्लेटफॉर्म। ऐसा प्लेटफॉर्म, मान लीजिए पूरे प्लेटफॉर्म है, ये ज़मीन पे ही रहेगा पानी के ऊपर, और ये पानी के नीचे जा सकता है कितना? 100 मीटर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। अकाउस्टिक किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड होता है ना अकाउस्टिक्स, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है। सो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, ऐसा एक टेस्टिंग हब बनाया है DRDO ने, और उसको इनॉग्रेट किया है समीर वी कामत जी ने, जो कि चेयरमैन है DRDO के। कहाँ पे? अंडर वाटर अकाउस्टिक रिसर्च फैसिलिटी इडुक्की, केरला में। यहाँ तक की बात समझ में आई। और इसको सेटअप DRDO के कौन सी लैब ने? नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ने इसको डिज़ाइन किया है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि जो भी इंडियन नेवी या DRDO रादर जो भी कुछ सोनार सिस्टम्स बनाता है इंडियन नेवी के लिए, DRDO जो भी सोनार सिस्टम्स बनाता है, सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, तो हम साउंड की तरंगों से ये पता लगाते हैं कि कितनी दूरी पर क्या है, राइट, क्योंकि पानी के अंदर इतना क्लियरली दिखता नहीं है। सो ये जो सोनार सिस्टम्स हैं इनको टेस्ट और इवैल्यूएट करने के लिए ये हब है, और ये हेल्प करेगा। DRDO ने जो भी नेवी के लिए बनाया उसको टेस्ट कर सकता है और फिर नेवी उसको यूज़ कर सकती है। दिस इज सोनार।
एंड ये एक माइलस्टोन है नेवल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हमारे लिए। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है जो कि 100 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है, हमें टेस्टिंग वेस्टिंग में हेल्प करेगा और फिर वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रिसर्च के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। गॉट इट। सो नाम क्या है जी इस हब का? स्पेस टेस्टिंग हब। कहाँ सेटअप किया गया है? इडुक्की केरला के अंदर। चलिए अगली न्यूज़ अगली न्यूज़ आ रही है आईआईटी कानपुर और AFMS के बीच में एक MOU हुआ है जिसके तहत ये मिल करके सोल्जर्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ताकि उनका जो एक्सट्रीम वेदर्स में वो अपनी सर्विसेज देते हैं वहाँ थोड़ा उनके लिए काम करना ईजी हो पाए। सो AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, AFMS ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि MOU किसके साथ में? IIT कानपुर के साथ। कौन सी का IIT है ये? IIT कानपुर के साथ में, टू कोलैबोरेट फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओके, और रिसर्च और ट्रेनिंग टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग सोल्जर्स हेल्थ इन टफ टेरेन। वापस से पढ़ती हूँ न्यूज़ आपके लिए, है ना, मैंने बहुत टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दी है, वापस देखते हैं इसको। चलो, सो IIT कानपुर और AFMS ने डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग सोल्जर्स हेल्थ। सो सोल्जर्स की हेल्थ जो कि टफ टेरेन में रह रहे हैं, मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सर्विस दे रहे हैं हमारे लोग, तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए AFMS यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने किसके साथ MOU किया है? IIT कानपुर के साथ, कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके दो जिससे हम उनकी हेल्थ इजीली मॉनिटर कर सकें। समझ में आ गई अब बात? ओके, ठीक है। और IIT कानपुर और AFMS टीम अप करेंगे टू अंडरटेक रिसर्च। पहले तो R&D करेंगे, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे सोल्जर्स को ऐसे फ्रंट्स पे, उनको भी टैकल इजीली किया जा सके। राइट। सो किन के बीच में हुआ है MOU? AFMS और IIT कानपुर। राइट। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडियन नेवी ने सीज किया है यानी पकड़ा है, धरा है 940 kg ऑफ ड्रग्स अरेबियन सी के अंदर। ये इंडिया, इस तरफ अरेबियन सी आता है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल आता है, राइट। सो अरेबियन सी वाले एरिया में 940 kg ड्रग्स इन फर्स्ट इंटरडिक्शन एज CMF मेंबर। इंडिया CMF का मेंबर बना। CMF इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये क्या होती है अभी मैं समझाऊंगी। सो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का हम मेंबर रिसेंटली बने थे, लास्ट ईयर बने थे, और उसके बाद पहली बार हमने एक ऐसा बड़ा क्या कहेंगे ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसके तहत हमने 940 kg ड्रग पकड़ा है अरेबियन सी में। किसने पकड़ा है भाई? इंडियन नेवी ने पकड़ा है, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ CMF। सो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का मेंबर हम नवंबर 2023 में बने थे, और इसके तहत हमारी इंडियन नेवल शिप तलवार, कौन सी शिप है? तलवार, और उसको सपोर्ट मिला था CTF 150 का, कैनेडियन लेड कंबाइंड टास्क फोर्स। CTF 150 अरेबियन सी वाले हिस्से के अंदर ऑपरेशनल होती है। अभी पूरा जब मैं आपको CMF के बारे में समझाऊंगी ना, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे में समझ में आ जाएगा। सो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल, अलग अलग देशों से मिलकर बनी हुई नेवल पार्टनरशिप है। अलग अलग देशों की यानी 43 कंट्रीज की नेवी आपस में हेल्प करती है एक दूसरे को। और ये जो पूरा एरिया है, कौन सा एरिया? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, दिस एंटायर एरिया, ये दिख रहा है आपको, अरेबियन पेनिनसुला, ये रेड सी वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा आपका अरेबियन सी वाला हिस्सा हो गया, राइट, पर्शियन गल्फ एटसेट्रा। तो इस पूरे हिस्से के अंदर ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स कार्यरत रहती है, और यहाँ पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो, टेररिज्म हो, ट्रैफिकिंग हो, तो उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं, ठीक है। और जो 43 नेशंस हैं उनकी नेवी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और इसमें भी अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिए हमने देखा कि CTF 150 के साथ में मिलकर इंडियन नेवी की तलवार ने ये अंजाम दिया है। तो CTF 150 गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में काम करती है, गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन वाले हिस्से के अंदर फंक्शनल रहती है, और यहाँ पे हमने इस पूरे कंसाइनमेंट को पकड़ा है। गॉट इट। सो 43 नेशंस का एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल पार्टनरशिप है जो कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर सेट करती है कि भाई किस तरह से यहाँ फंक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और कितने एरिया में 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ वाटर, इतने दायरे के अंदर ये ऑपरेशनल होती है CMF। कहाँ हेडक्वार्टर्ड है ये? बहरीन। कहाँ लिखा है?
सो ये हेडक्वार्टर्ड है बहरीन में, यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड वो वहाँ से ऑपरेट करती है और 2001 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो पायरेसी हटाने के लिए, टेररिज्म हटाने के लिए इस पूरे एरिया में कौन सी फोर्स कार्यरत रहती है? CMF, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। कंबाइंड कर रखा है बहुत सारे देशों ने अपनी फोर्सेस को। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, इंडियन ओशन, इन सारे एरियाज के अंदर सिक्योरिटी फैलाने के लिए काम करती है। ये देखो बहरीन की पोजीशन बताने के लिए मैंने मैप लिया है। ये आपको अरेबियन पेनिनसुला दिख रहा है। सो ये पर्शियन गल्फ आ गई, गल्फ ऑफ ओमान आ गया, रेड सी आ गई, ये आपको अरेबियन सी पूरी दिख रही है। ये बहरीन है, इधर बहरीन से ये ऑपरेशनल होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स हेडक्वार्टर। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के बारे में और देख लीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर में ये गश्त लगाते हैं। फोकस एरिया है इनका, अगर टेररिज्म हो तो पायरेसी नहीं होनी चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए और सेफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट देने के लिए। प्योरली वॉलंटरी है, ठीक है, किसी को कहा नहीं जाता कि आप जाइए अपनी सेवाएं दीजिए, वॉलंटरी है, जो चाहे अपनी सेवाएं दे सकता है। हेडक्वार्टर को लोकेटेड है यूएस नेवल सेंट्रल कमांड और यूएस नेवी 5th फ्लीट के साथ बहरीन में। ठीक है जी, क्लैरिटी मिली? चलो अगली न्यूज़ इंटरनेशनल डोमेन की तरफ मूव करते हैं। पहला देश जिसने की न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन बनाई है, मेनिंजाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी, अभी मैं समझाऊंगी, तो नाइजीरिया बना है पहला कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। मेनिंजाइटिस ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर थोड़े टिश्यूज और स्किन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, वॉमिटिंग ये सब होता है और ये फेटल होती है। थोड़े छोटे एज के बच्चों में ज़्यादा होती है लेकिन अडल्ट में भी देखी जाती है। सो ये जो मेनिंजाइटिस बीमारी है इसकी पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन, रेवोल्यूशनरी वैक्सीन इसको हम कह रहे हैं, वो किसने बनाई है? नाइजीरिया ने बनाई है। नाइजीरिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट रेवोल्यूशनरी न्यू, एक और नई वैक्सीन है MEN5CV, MEN5CV, ये एक रेवोल्यूशनरी वैक्सीन, ठीक है, और बनाई है किसने? नाइजीरिया ने। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सो नाइजीरिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन और ये इफेक्टिव वैक्सीन रहने वाली है MEN5CV। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए MEN5CV वैक्सीन कौन सी बीमारी के अगेंस्ट है? मेनिंजाइटिस। किसने बनाई है? नाइजीरिया ने बनाई है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नाइजीरिया वन ऑफ द हॉटस्पॉट है इस डेडली डिजीज का अफ्रीका में, मतलब बहुत ज़्यादा मौतें इससे होती हैं और लास्ट ईयर 50% राइज मेनिंजाइटिस के केस में यहाँ पे देखा गया था। और इस वैक्सीन की वजह से, इस नई वैक्सीन की वजह से जो एक टारगेट ले रखा है 2030 तक मेनिंजाइटिस को एलिमिनेट करना है, उसके हम एक स्टेप और क्लोजर ग्लोबली बढ़े हैं। मेनिंजाइटिस के बारे में देख लेते हैं। एक सीरियस इन्फेक्शन है मेनिंजस का, मेनिंजस यानी मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो मेम्ब्रेन्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक और धीरे धीरे ये टर्न हो जाता है फेटेलिटी की तरफ। यूजुअली ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस बैक्टीरिया से देखे जाते हैं। मेनिग्नोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो मेनली बेबीज़ को अफेक्ट करता है, प्री स्कूल को और यंग पीपल को, बाकी तो बाकियों को भी करते हैं। एंड ये ट्रांसमिट भी होती है एक इंसान से दूसरे में। आप अगर खांस रहे हो, आपका कोई भी माउथ से निकला हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि टीबी भी ट्रांसमिट होती है, उसी तरह से मेनिंजाइटिस ट्रांसमिट होती है। अगर आपके बॉडी फ्लूइड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ये सब सामने वाले इंसान तक पहुंचे तो उसको भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए दुबई थोड़ा तैर करके आते हैं। सो रेगिस्तान ने देखी है भाई बाढ़, अपने तरह की पहली बाढ़, जिसमें ऊँटों को भी समझ नहीं आ रहा था, कैमल्स को, कि हम कहाँ तैर के जाए, वी आर नॉट मेड फॉर दिस। सो दुबई फ्लड्स। और ऐसा पहले कहा जा रहा था कि जो क्लाउड सीडिंग करता है ना दुबई, कि भाई जान करके बारिश करवाता है क्लाउड्स के अंदर सीडिंग करके, उसकी वजह से फ्लड्स आए हैं। लेकिन फिर वहाँ की जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला नहीं भाई, क्लाउड सीडिंग हमने ऐसी नहीं की कि फ्लड्स आ जाएँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म, है ना, सिवियर थंडर स्टॉर्म था, जिसकी वजह से इतनी बारिश हमने एक्सपीरियंस की है, हमने क्लाउड सीडिंग की वजह से तबाही नहीं मचाई है। सो दुबई फ्लड्स, यूएई के अंदर हैवीएस्ट रेन्स, एक दिन के अंदर इतनी बारिश हो गई कि सब
बहने जैसी सिचुएशन आ गई, तो वहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि एक सिवियर थंडर स्टॉर्म है जिसने कंट्री को हिट किया था, और ये दुबई बना है 1971 में। उससे पहले जो हम जितना भी डेटा हमने अभी तक डॉक्यूमेंट किया है, उससे पहले भी 1949 से हम डेटा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वेदर से रिलेटेड। आज तक ऐसा फिनोमिनन कहीं नहीं देखा गया कि एक ही दिन में इतनी बारिश हो जाए कि बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाए, वो भी एक रेगिस्तानी इलाके के अंदर, ठीक है। सो मोर देन 142 मिलीमीटर ऑफ रेन इस डेजर्ट सिटी ऑफ दुबई ने एक्सपीरियंस की है, राइट। कुछ का स्पेकुलेशन था कि ये जो रेन्स है ये क्यों हुई, कुछ का स्पेकुलेशन क्या था कि भाई क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई, लेकिन ऑफिशियल्स ने क्या कहा, नहीं, प्राइमरी रीजन जो है वो स्टॉर्म की वजह से है। एक ऐसा स्टॉर्म जो कि अरेबियन पेनिनसुला से होता हुआ और गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जा रहा था। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे ही पड़ता है, ये रहा यूएई, दिस इज यूएई, ठीक है। तो उन्होंने बोला इस तूफान की वजह से, इस स्टॉर्म की वजह से ही हमने इतनी रेंज एक्सपीरियंस की है। हाँ, जो हमने क्लाउड, मतलब उनके ऑफिशियल्स ने तो नहीं बोला, लेकिन फिर रिपोर्ट्स ने बोला कि जो आपने क्लाउड सीडिंग की है उसने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया होगा, बिकॉज बादल भी रेडी थे बारिश करने के लिए, फिर इस बीच स्टॉर्म भी आ गया, तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर के ऐसी हालत हो गई। अब एक सवाल यहाँ आता है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड को सीड्स देना। क्लाउड कैसे बनते हैं भाई? नीचे बहुत गर्मी होती है, हवाएं ऊपर वेपराइज होती हैं, यहाँ पानी है, बहुत गर्मी थी, हवाएं लाइट हुई, ऊपर गई, तो यहाँ पे ठंडी हुई, क्लाउड बन गए, कंडेंस हो गई ड्रॉपलेट्स। कंडेंस होने के लिए, यानी ये ड्रॉपलेट्स बनने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसे हवा के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल होते हैं, कोई आइस क्रिस्टल होते हैं, तो उनके ऊपर कंडेंसेशन होता है। अगर ये छोटे छोटे कोई सरफेस नहीं मिलेगा तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये बैठेगी नहीं, राइट। तो क्लाउड सीडिंग में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे कि ड्रॉपलेट को बैठ करके और कंडेंस होने के लिए एक बेस मिल जाए, उसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। यूजुअली इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, बताओगे? चलो लिखो। क्लाउड सीडिंग में सबसे कॉमन जो एक केमिकल डाला जाता है क्लाउड्स के अंदर, स्प्रे किया जाता है, वो कौन सा होता है? राइट डाउन, सिल्वर से रिलेटेड होता है, लिखो। सो सम एक्सपर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया कि भाई ठीक है, जो तूफान था, स्टॉर्म था, वो भी आ रहा था, देन क्लाउड सीडिंग भी हो सकता है कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं और डेजर्ट एरिया है, राइट। तो यहाँ पे गर्मी वैसे ही ज़्यादा होती है और इतने ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर है जिसकी वजह से बादल बहुत बने हैं और बारिश होने की पूरी आसार रेडी हो गए, ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आंसर तो यही मिल गया, सिल्वर आयोडाइड। तो देखो क्लाउड सीडिंग क्या होती है, एक एयरक्राफ्ट होता है जो सिल्वर आयोडाइड या ऐसे और सब्सटेंस, जैसे कि क्या था वो, आई फॉरगॉट, ऐसे एक और केमिकल होता है, एक्चुअली फॉरगॉट। सो वो डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं ये उनके ऊपर कंडेंस हो सकती हैं, और जब कंडेंस हो जाती हैं यानी जो बादल है वो पूरा फुल है तो वो बारिश कर देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। सो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के वो तो बढ़ रहे हैं करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस सिंस 1850, लेकिन अगर आप बात करोगे यूएई की, ठीक है, तो यहाँ करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस पिछले 60 साल में इस एरिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखा गया है, बिकॉज ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है, खुले आसमान होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे कैप्चर होता है। और हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पे करीब 7% ज़्यादा मॉइस्चर अर्थ जो हवा है वो होल्ड कर पा रही होती है। इतना मॉइस्चर बनेगा, बादल ज़्यादा बनेंगे और बारिश होने के आसार यानी स्टॉर्म्स के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो स्टॉर्म्स डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारणों से दुबई ने मैसिव रेन्स झेली हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, इंटरनेशनल डोमेन से ही आ रही है, अबू धाबी, ये भी यूएई में ही है। यूएई में जैसे दुबई है ऐसे ही अबू धाबी है। सो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुआ, कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। स्टार्टेड नहीं, अब तो खत्म हो गया, 18th को खत्म हो चुका है। सो 16th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। फ्यूचर एनर्जी यानी फ्यूचर में हम कौन कौन सी एनर्जीज यूज़ करें, किस तरह से हम रीन्यूएबल की तरफ मूव करें, सारे डिस्कशन हुए, सस्टेनेबल एनर्जी। और कहाँ हुआ ये समिट? 16th एडिशन अबू धाबी के अंदर हुआ है, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर यूएई। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? मजदार, जो कि एक यूएई की क्लीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, प्लेयर है उसी में, मतलब उसी सेक्टर में वर्क करने वाली कंपनी है, उसने इसको होस्ट किया है, ठीक है जी। तो बस सीधा सीधा याद रखिएगा, 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुआ? अबू धाबी यूएई के अंदर हुआ। और उसको होस्ट या ऑर्गेनाइज किसने किया? मजदार कंपनी ने किया।
देन अगली न्यूज़ आ रही है इंडोनेशिया से रिलेटेड। इंडोनेशिया में रुआंग वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जिससे हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने घर छोड़े हैं और वो डिस्प्लेस हुए हैं। सो रुआंग वोल्केनिक इरप्शन या रुआंग वोल्केनो कहाँ विस्फोट हुआ, इसका कहाँ फटा ये वोल्केनो, जैसे मम्मियाँ फटती हैं राइट, कहाँ फटा ये, इंडोनेशिया के अंदर ये विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे बेस्ड है, बसा हुआ है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार कि यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स आकर के मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये फिलिपीन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नाज़का प्लेट है, ऐसी बहुत सारी प्लेट आके मिलती हैं। तो जहाँ पे भी प्लेट्स की मीटिंग हो रही होती है वो सीज्मोलॉजिक मतलब सीज्मोग्राफी के हिसाब से बोल दीजिए, यानी वो बहुत एक्टिव जोन होते हैं राइट। वहाँ पे प्लेट्स का मूवमेंट रहता है तो या तो अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामीज रिजल्ट होंगी उससे, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होंगे। और ये रहा इस एरिया में है, दिस इज इंडोनेशिया, बिल्कुल रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है। तो बहुत सारे वोल्केनोज यहाँ होते इरप्शन होते रहते हैं। सो थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड बाय माउंट रुआंग। ओके, सो रुआंग इंडोनेशिया में, सीधा सीधा ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है IPEF टू ऑर्गेनाइज क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन सिंगापुर इन जून। तो ये जो IPEF का क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम है ये कहाँ होगा, सिंगापुर में होगा जून के अंदर। सो IPEF इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। सो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके कंट्रीज हैं और किस लिए साथ में आ रही हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए डिस्कशन करेंगी। कहाँ करेंगी, सिंगापुर में करेंगी। कब करेंगी, जून में करेंगी। इतनी सी न्यूज़ है अभी, ठीक है। अब क्या है ये, नहीं, IPEF के बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। सो IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मई 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था और इसमें कितने नेशंस हैं, 14 नेशंस आर अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया इज वन ऑफ देम। ओके, और इसका मेन एम क्या है, जो इस रीजन के इन्वेस्टर्स हैं जो कि क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे उनको, फिलैंथ्रोपिस्ट्स यानी जो समाज सेवी होते हैं वो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, सबको साथ में लाना ताकि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड या क्लीन इकोनॉमी, नॉट एनर्जी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे हम इस रीजन में ला सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, वो सारे डिस्कशंस किए जा सके। सो IPEF का जो अगला समिट है वो जून में सिंगापुर में होगा। देन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट WTO ने रिलीज की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ट्रेड जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो पूरा एरिया था। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। ऐसी सर्विस जो हम डिजिटली डिलीवर कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको डिजिटली वो सर्विस मिल रही है राइट। तो इस तरह से डिजिटल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में इंडिया कौन से नंबर पे आ चुका है, 4th रैंक पे आ चुका है और 1/5 ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। इन सर्विसेज के अंदर इंडिया के डिजिटल डिलीवर्ड सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट हैं वो करीब $257 बिलियन के 2023 में, यानी 17% इंक्रीज हुआ है। आप ऐसे समझिए, ये फिगर याद नहीं रहता छोड़ दीजिए, ये परसेंटेज थोड़ा ध्यान रख लिया कीजिए कि पिछले साल के मुकाबले 17% राइज हमने देखा है डिजिटल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में फ्रॉम इंडिया, जो कि अब 4th रैंक पे आ चुका है। गॉट इट। चलिए, अब 4th रैंक पे अगर इंडिया है तो टॉप 3 हमको पता होने चाहिए राइट। सो हमसे ऊपर कौन है, US, UK एंड आयरलैंड। US, UK, आयरलैंड डिजिटल सर्विसेज में टॉप 3 पे है। फिर इंडिया है, हमारे नीचे जर्मनी और चाइना है। तो हमने जर्मनी और चाइना को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल सर्विसेज में। क्या क्या आती है डिजिटल सर्विसेज के अंदर, एजुकेशन एक आ गया, गेमिंग इंडस्ट्री, स्ट्रीमिंग म्यूजिक एंड वीडियोस, जो भी चीज़ें आप डिजिटली ले रहे हो, जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो, ठीक है, तो उन सब में इंडिया 4th नंबर पे आ चुका है। ऑल राइट, सो दिस लॉन्ग, वेरी लॉन्ग सेशन इज ओवर और अब हम बढ़ते हैं रिविजन क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जो भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम बिल्कुल ओवरहेड है, CPO वाले बच्चे, CHSL वाले बच्चे, उसके बाद CGL, MTS, देन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो JE वाले बच्चे, आप सब एक बार परचम ऐप पे SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स चेकआउट कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज चेकआउट कर लीजिएगा। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो सब यहीं पे केटर हो जाएंगे। आपको मटेरियल इधर उधर ढूंढ के और पढ़ना नहीं पड़ेगा। और स्टैटिक जी के मैंने लिया है और सब कुछ हम निमोनिक से पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट, तो हाथों हाथ चीज़ें याद भी होती चलेंगी। चलिए रिविजन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग योर वे। आंसर,
हु इज सेड टू बी ऑनर्ड विथ थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया जाएगा? हाँ, अमिताभ बच्चन जी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 बाय स्काईट्रैक्स? ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट नहीं बोला गया, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। क्या आंसर होगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद, बिल्कुल सही। ओके देन, विच स्टेट हैज टेकन द लीड इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? कौन सा स्टेट है जिसने की लीड ली है, यानी बढ़त ली है सेंटर के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, जहां सबसे ज्यादा ग्रीनरी फॉरेस्ट था? मध्य प्रदेश। ओके इज द राइट आंसर। Which country became the first to roll out new meningitis vaccine according to World Health Organization? न्यू meningitis vaccine जो है वो लाने वाला पहला देश WHO के हिसाब से कौन बन गया है? अफ्रीका का नाइजीरिया। ओके देन, who among the following Indians was featured on Times 100 most influential people of 2024 list? टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली, उसमें से इनमें से कौन इंडियंस हैं जो शामिल थे? आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक, तीनों थे। सो ऑल ऑफ द अबव, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, लाइव चैट में नहीं, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेटफॉर्म नोन एज CDP सुरक्षा? CDP सुरक्षा हमने देखा था ना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सुरक्षा। इसका पर्पस क्या है, क्यों लाया गया है ये? ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब आज सैटरडे है जी, कल संडे है। कल आपका वीकली रिविजन होगा, दिन में 12 बजे पायल मैम लेंगी। उसके बाद आपका 7 बजे वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स स्पेशल सेशन आता है, सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, जो फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम देते हैं उनके लिए। डू नॉट मिस आउट दीज 2 सेशंस। अब हम मिलेंगे मंडे को दिन में 12 बजे विथ डेली CA सेशन। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज मैंने थॉट नहीं डाला, आज सेशन इतना लंबा था। चलो टाटा, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, बाय।